नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धीरेन्द्र सिंह एनसीईआरटी फिजिक्स चैनल। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। तो देखते हैं कि जैसा कि आपको ज्ञात है कि लॉकडाउन के बाद 5200 लेखपाल की भर्ती आने वाली है, तो उस पर गणित के जो 25 नंबर का प्रश्न पूछा जाना है, उस पर एक चैप्टर है आपका ज्यामिति। उसके सिलेबस के अंतर्गत जो ज्यामिति चैप्टर है उस पर हम जीरो से अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि उसमें सबसे पहले जो ज्यामिति में आपको अध्ययन करना है, और हम स्टार्टिंग से बिल्कुल लेकर चलते हैं, जिसको कुछ भी ना मालूम हो वो भी ज्यामिति सीख जाएगा। तो देखते हैं कि ज्यामिति में जो सबसे पहले हमको अध्ययन करना है नंबर एक में हमको अध्ययन करना है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, इसका हम अध्ययन करेंगे रेखा और कोण का। रेखा और कोण में सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइन क्या है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे रेखा और लाइन पर। तो हम ये जानते हैं दोस्तों कि लाइन जो बनती है वो लाइन बनती कैसे है। तो इसके पहले हमारा एक पॉइंट आता है बिंदु, और बिंदु को जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में हम बिंदु को कहते हैं पॉइंट। जब अंग्रेजी में हम पॉइंट कहते हैं और हिंदी में बिंदु कहते हैं, तो इससे क्या मतलब है और ये क्या है, बिंदु क्या है, इसको हम जानेंगे पहले। अगर आप इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको ज्यामिति एकदम लगेगी आसान, और ज्यामिति से आप नहीं, आपसे ज्यामिति डरेगी। तो देखते हैं कि बिंदु क्या है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि बिंदु का कोई सूत्र नहीं होता है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है। नंबर एक, बिंदु के बारे में हम ये जाने कि इसका कोई सूत्र नहीं है। एक चीज़ तो हम ये जान गए। दूसरा ये कि जो बिंदु है, अब हमने यहाँ पर पेन या पेंसिल से ये डाट रख दिया, ये डाट रख दिया, तो ये क्या है, बिंदु हैं ये। अब इन बिंदुओं के बारे में गणित का क्या यूज है, तो गणित के ज्यामिति में बिंदु का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, और आप सब लोग जानते हैं कि इस पॉइंट का गणित में बहुत यूज होता है। तो गणित के ज्यामिति में बिंदु का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, जिसे अक्सर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग जानते हैं। इसके आगे चलते हैं कि बिंदु समतल में स्थिति को बताने के लिए, ये हमारा एक समतल है और इसमें स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। हमने ये बिंदु रख दिया, ये एक सूक्ष्म चिन्ह है। इसमें ना लंबाई होती है, बिंदु में ना ही लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई। कलम या पेंसिल की नोक को कागज पर दबाने से, जैसे हमने ये दबाया, तो दबाने से जो निशान बन जाता है, इस निशान को हम कहते हैं बिंदु। हम इसको इस तरह से भी परिभाषित करते हैं। आगे देखते हैं इसको और किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। तो जीरो त्रिज्या वाले वृत्त को हम बिंदु कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जीरो या शून्य त्रिज्या वाले वृत्त को हम बिंदु कहते हैं, कि हमने ये पॉइंट रखा तो इसमें कोई त्रिज्या नहीं है, लेकिन ये एक गोलाकार है, बिंदु का आकार का है, तो इसी को हम कहते हैं बिंदु। तो ये तो हुआ आपका प्रारंभिक ज्ञान बिंदु। अब इसी के आगे हम चलते हैं।
अब जानते हैं कि रेखा क्या है। तो जब हम बिंदु जान गए कि इसका कोई वृत्त इसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है, समतल में स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है, इसकी कोई लंबाई नहीं होती है, तो हम देखते हैं कि अगर हम बिंदु को बहुत पास पास ऐसे रख करके बहुत सारे बिंदु ऐसे पास पास ऐसे रखते चले जाएं, ऐसे रखते पास पास जुड़े हुए एक दूसरे से ऐसे हम बिंदु रखते चले जाएंगे, तो हम देखते हैं कि यह एक रेखा बन जाती है, लाइन बन जाती है। तो यह एक रेखा बन जाती है। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि जब बहुत सारे बिंदुओं को हमने मिला दिया एक सीध में, तो वो एक रेखा बन गई। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ से मिल गया कि यहाँ बिंदुओं के जो समूह बन गया, और बिंदुओं के समूह को जब हम लगातार मिलाते गए तो वो एक रेखा बन गई। तो अब देखते हैं कि रेखा क्या है। रेखा में कई प्रकार हैं कि हमने एक लाइन खींचा ऐसे इस तरह से, और दोनों ओर तीर के निशान बना दिए। अगर दोनों ओर तीर के निशान बना दिए तो ये इस तरफ भी बढ़ सकती है और इस तरफ भी बढ़ सकती है आगे, और ये हमारी कहलाएगी लाइन, और इसी को हम कहते हैं रेखा। ये हो गई रेखा। अब अगर इसी रेखा में हम परिवर्तन कर दें, परिवर्तन क्या कर दें कि ये हमारे पास एक लाइन है, और इस लाइन में एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है, जिसको हमने नाम दिया ए और बी से। अगर हम इस तरह से नोट करते हैं तो जो ए और बी है, तो ए बी हमारा क्या कहलाएगा, रेखा खंड कहलाएगा। ए बी हमारा कहलाएगा रेखा खंड। अब इसी में हम देखते हैं कि अगर हमारी रेखा इस तरह से है और एक तरफ तीर का निशान बना हुआ है, तो इसको हम कहेंगे किरण, इसको नाम देंगे किरण का। तो अब रेखा में भी आपने कई प्रकार जाने कि जो रेखा है वो रेखा में क्या है, ये दोनों ओर तीर का अगर निशान बना हुआ है तो वो हो गया आपका लाइन रेखा। अगर ये लाइन है और इस पर एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, तो ये ए बी आपका हो गया रेखा खंड। इसका एक टुकड़ा है, इस रेखा का एक भाग है, इससे इतना छोटा सा टुकड़ा काट लिया गया है, उसके भाग को, अल्प भाग को हम रेखा खंड कहते हैं। अब इसमें अगर एक तरफ तीर का निशान है तो इसको हम कहते हैं किरण। अब चलते हैं कि जो आपने बिंदु जाना, तो बिंदु में भी कितने प्रकार के बिंदु होते हैं, तो हम जानते हैं कि बिंदुओं के कितने प्रकार हैं। तो बिंदु आपने जान लिया कि ऐसा हमारा वृत्त है जिसमें कोई त्रिज्या नहीं होती है और इसका कोई सूत्र नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं बिंदु। लेकिन बिंदु के कुछ प्रकार भी हैं, तो बिंदुओं के प्रकार की ओर हम बढ़ते हैं और प्रकार के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें होता है कि नंबर 1 संरेख एवं असंरेख बिंदु। तो एक नंबर आपका ये हुआ कि संरेख एवं असंरेख बिंदु, और इसी को हम कहते हैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। तो ये हो जाता है आपका, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ये हो गया आपका संरेख एवं असंरेख बिंदु। अब संरेख और असंरेख बिंदु को किस तरह से हम जानेंगे कि कब संरेख होंगे और कब असंरेख होंगे। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 बिंदु इस तरह से रखे और तीनों बिंदुओं को हमने ऐसे करके एक मिला दिया। तो अगर तीनों बिंदु एक ही सीध में हैं, या 4 बिंदु एक ही सीध में हैं, 5 बिंदु एक ही सीध में हैं, तो अगर एक ही सीध में हम रखते हैं, तो एक ही सीध में रखने पर अगर हम तीनों को मिला सकते हैं एक रेखा के द्वारा, सरल रेखा के द्वारा, तो ऐसे बिंदु कहलाते हैं संरेख बिंदु। तो मतलब ये हुआ कि यदि 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी लाइन पर हैं, तो उन्हें हम कहते हैं संरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु के बारे में आपने जाना कि यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी लाइन पर हैं, सीधी रेखा पर हैं, तो उसे हम कहेंगे संरेख बिंदु।
तो ये आप जान गए, समझ गए होंगे आप कि संरेख बिंदु किसे कहते हैं, और बिंदु भी आप समझ गए होंगे कि बिंदु किसे कहते हैं। एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, बस ध्यान से देखते रहिए और हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा। तो अब चलते हैं असंरेख बिंदु पर। तो असंरेख बिंदु क्या है? तो असंरेख में यहाँ पर हमने 3 बिंदु एक लाइन में रखे हुए थे, अब हम रख देते हैं एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। अब अगर हम तीनों बिंदुओं को इस तरह से मिला देते हैं, या हम ऐसे कहीं भी रख दें, और अगर हम तीनों बिंदुओं को इस तरह से मिलाएंगे तो वो बनेगा हमारा त्रिभुज। आकृति कैसे क्या बन गई? त्रिभुज बन गई। लेकिन ये एक लाइन में नहीं है, और जब ये एक लाइन में नहीं है तो ये हमारे कहलाएंगे असंरेख बिंदु। तो ये हमारे कैसे कहलाएंगे? असंरेख। ये एक रेखा में नहीं है तो ये हो गए असंरेख, और अगर एक ही रेखा में है तो वो हो गए संरेख। अब हम चलते हैं आगे। अगला नंबर है हमारा प्रतिच्छेद बिंदु। अगला जो नंबर है वो है प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, अब जानते हैं प्रतिच्छेद बिंदु के बारे में। तो प्रतिच्छेद बिंदु को जो अंग्रेजी में कहते हैं वो कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये हो गया आपका प्रतिच्छेद बिंदु। अब इसमें प्रतिच्छेद बिंदु में है क्या कि अगर हमारे पास कई रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तीसरी रेखा ये है, चौथी रेखा ये है, और इस तरह से एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर समस्त रेखाएं काट रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जो ये बिंदु होगा, जिस बिंदु से समस्त रेखाएं गुजर रही हैं और विभिन्न दिशाओं में गुजर रही हैं, तो इस बिंदु को हम नाम देते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। ये बिंदु जो है, ये बिंदु कहलाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। इस बिंदु का नाम हुआ प्रतिच्छेद बिंदु, और इसको हमने डिनोट कर दिया ओ से। तो ये बिंदु हो गया हमारा प्रतिच्छेद बिंदु। लेकिन इसमें विभिन्न रेखाएं हैं, अब इन रेखाओं के भी नाम दे देते हैं। मान लीजिए हमने इस रेखा का नाम दे दिया AB, इस रेखा का नाम दे दिया हमने CD, इस रेखा का नाम दे दिया हमने EF, इसका नाम दे दिया G और H। तो इस तरह से